पूरा गड़बड़ हो गया होता है। चलो कोई बात नहीं। तो अपन पढ़ने वाले हैं क्या, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी गरीबी थी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस समय सरकार को हमारे संविधान सभा के लोगों ने बोला कि भाई ये सारी समस्या हमें खत्म करनी है, लेकिन खत्म करें कैसे, उसके लिए तो पैसा चाहिए, है ना। सबको तुम्हें घर देना है, सबको तुम्हें अच्छा खाना देना है ना, सबको तुम्हें शिक्षा देनी है, लेकिन कैसे होगा ये सब, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो फिर क्या किया गया, तो फिर नहीं है पैसा तो जरूरी काम पहले करने होते हैं, उसके बाद जो कम जरूरी हैं उनको बाद के लिए छोड़ दो। तो फिर यही हुआ, है ना। ये काम ऐसे थे जो कि इतने ज़्यादा जरूरी नहीं थे, लेकिन ये सरकार को करने हैं लोगों की भलाई के लिए, इसलिए इनको डाला गया किसमें, भाग 4 में। और किस नाम से डाला गया, DPSP के नाम से डाला गया, ठीक है। पार्ट 4 में संविधान में DPSP के नाम से इनमें डाला गया। और ये उम्मीद की गई कि सरकार इन फ्यूचर क्या करेगी, इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उनको लेकर के समाज के लिए क्या करेगी, वो काम करेगी, ठीक है। तो वो थे DPSP। और इनको क्या बनाया गया, इनको गैर बाध्य योग्य बनाया गया, यानी कि गैर बाध्यकारी बनाया गया, नॉन जस्टिसिएबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल, इनको क्या किया गया, बनाया गया, है ना। अच्छा, इनको एक बात ये भी पूछ ली जाती है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये रहा, है ना, आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने इनको क्या किया है, लिया है, ठीक है। ऐसे आप लोगों से मूल अधिकारों के बारे में पूछता है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, तो वो हम लोगों ने USA से लिए हैं, अमेरिका से, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, है ना। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से, USA से। और ये तुम्हारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से, ठीक है। और नॉन जस्टिसिएबल और नॉन इनफोर्सिएबल का मतलब क्या है, जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या जैसे कोचिंग पर आते हैं वैसे स्कूल में भी चले जाते हैं क्या, नहीं ना। स्कूल का क्या है, एक नियम है कि स्कूल में आओगे तो ड्रेस पहन करके आओगे, टाई लगा करके आओगे, है ना। और क्या लगाना होता है, बेल्ट, जूते भी स्कूल के, है ना। और नहीं पहन करके जाते हैं तो फिर टीचर क्या करता है, मारता है, दंड देता है, प्रिंसिपल डांटता है। लड़कियों की 2-2 छुट्टियां, हाँ, ऐसे करके, है ना। बड़ी मौत आती होगी ना उसको करने में, है कैसा बढ़िया बढ़िया सा उनका एकदम फेस बना दिया जाता है, उससे 2 चोटी करके सींग से निकाल दिए जाते हैं। बड़ा बुरा लगता है कई लड़कियों को, कई लड़कियों को अच्छी लगती है, लेकिन कई को बुरा लगता है। तो भले ही बुरा लगे या ना लगे, अच्छा ना लगे, है ना, आप लोगों को वो काम करना है तो करना है। इसको अपन बोलते हैं कि ये बाध्य योग्य है, यानी कि ये तुम्हारे जस्टिसिएबल हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। और गैर बाध्य योग्य का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको सुबह डेली 4 बजे उठना चाहिए, है ना, योगा करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए, नाखून काट के रखने चाहिए और भी बहुत सारा ज्ञान मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन ये आप लोगों को सलाहकारी ज्ञान है। आप लोगों को सलाह दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा, है ना। हाँ, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको जेल नहीं भेज सकता। तो ये इसको अपन बोलते हैं क्या, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो क्या नाम है, उसके लिए आपको कोर्ट दंड नहीं देगी, ठीक है। मतलब सरकार जो DPSP को लेकर के कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, कोई काम नहीं करती है, तो सरकार को दंडित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि ये तो DPSP में लिखा था, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, है ना। तो DPSP में जो लिखा है वो कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है ना, लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी कि तुम कानूनी तौर तरीके से उसको लागू नहीं करा सकते, जोर जबरदस्ती। गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो करेगी, गवर्नमेंट की नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगी। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, है ना, हमारे देश में, तो ग्राम पंचायतें बनाई गई। वो ग्राम पंचायतें इसी को लेकर के बनाई गई,
है ना, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 है ना, ग्राम पंचायतों की बात करता है। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायतें बनाई गई वो किसके थ्रू बनाई गई? डीपीएसपी के थ्रू बनाई गई। बहुत सारी योजनाएं हैं जो डीपीएसपी को लेकर के सरकार क्या करती है? चलाती है। ठीक है, उसके बाद इनको गैर बाध्य क्यों बनाया? अच्छा, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इनका लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है ना, यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां पर सबका क्या हो? भला हो, है ना, सबको समान रूप से देखा जाए। ठीक है, और क्या करना? लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना। मतलब समाज में सबके पास इक्वलिटी हो और पैसा भी समाज में सबके पास हो, यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एकदम गरीब गरीब रह जाए, एकदम अमीर अमीर हो जाए। लेकिन ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे हो रही है ना, और बहुत बुरी तरह से हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हुई हैं। ठीक है, तुम लोग पढ़ते समय बातें बहुत करते हो। तुम कर रहे हो? कनक कर रही है? फिर मैं अभी कुछ पूछूंगा और नहीं बताएगी, फिर पिटाई करूंगा। ठीक है, सर मारते भी हो आप? बहुत बुरा मारता हूँ, लड़कियों को बहुत बुरा मारता हूँ। वो डर गई बेचारी। नहीं मारता, मैं ऐसे काम नहीं करता है। किसको? अच्छा अच्छा, एक आध दिन तो ऐसे दे देता हूँ, एक आध में है। हाँ, बॉयज में देता हूँ, गर्ल्स में नहीं देता। संसाधनों की कमी है ना, यानी कि हमने इनको गैर बाध्य क्यों बनाया, नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। अगर हम सोचो उनको अगर जस्टिसेबल बना देते तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती कि आपको ये काम करना ही करना है, और सरकार के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से करेगी सरकार? नहीं कर सकती। इसलिए इनको क्या बनाया गया? नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। ठीक है, व्यापक विविधता, इमेंस डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था, कि धीरे धीरे आगे चल करके गवर्नमेंट ऐसा कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको है ना नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। और भावी सरकारों की स्वतंत्रता, यानी कि ऑटोनॉमी फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि जो भी सरकारें आ रही हैं उनके पास कुछ खुद की ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो खुद से डिसीजन कुछ ले सके ना, कि हमें ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जो भी सरकार थी उनको समय के अनुसार काम करने की छूट दी गई कि भैया जैसा समय दिखे उस हिसाब से आप काम कर लेना, लेकिन कर लेना ये आपके लिए सलाह है। ठीक है, नहीं करोगे तो आपको कोई मारेगा नहीं, है ना। हाँ, लेकिन एक काम जरूर करेगा कि जनता, जब आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, है ना, स्कूल में साल भर पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद अंत में आता है आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, है ना। आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है ना, उसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। उसमें आप लोगों के यूनिट टेस्ट के भी होंगे और तीनों एग्जामों का भी पूरा डेटा होगा, और अपने आप दिख जाएगा तुमने साल भर में कितनी पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की। अगर अच्छी पढ़ाई की है तो स्कूल वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ किया है, बच्चा कुछ सीखा नहीं है, तो फिर लोग स्कूल को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, पेरेंट्स स्कूल को, है ना। ऐसा ही यहाँ पर होता है। सरकार का साल भर का रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है कि सरकार ने साल भर इनको लेकर के कुछ काम किए या नहीं किए। भले ही ये सरकार के लिए काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार के लिए सलाह तो है ना कि आपको ये करना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि करना ही चाहिए। तो जनता देखती है कि सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है। जब रिपोर्ट कार्ड खराब मिलता है तो जनता सरकार को क्या कर सकती है? वोट के थ्रू चेंज कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, देखो लागू कराने वाली दो मुख्य शक्तियां, नैतिक पावर, यानी कि एक तो मोरल पावर है। मोरल पावर का मतलब जैसे एक उसमें टर्म चलती है, क्या नाम है, इकोनॉमी में, है ना। इकोनॉमी में क्या होता है? बैंक लोन देते हैं किसको? हम लोगों को, है ना, बैंक। लेकिन ये भी लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से, है ना।
ये बैंक जो है किससे लोन ले लेते हैं, आरबीआई से लोन ले लेते हैं, ठीक है। और ये बैंक हमें लोन दे देते हैं, फिर लोगों को लोन दे देते हैं ना। अब क्या करते हैं, ये सस्ते में लोन ले लेते हैं आरबीआई से, और हमें लोन में कैसा देते हैं, महंगा देते हैं, है ना। और उसके बाद ये लोन रेट और सस्ता कर देते हैं, लेकिन ये लोन रेट इनके लिए सस्ता नहीं करते, है ना। जैसे अभी चल रहा था, अभी जो पेट्रोल था, पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल होता है, कच्चे तेल का जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 30-40 रुपए होती है कच्चे तेल की कीमत 1 लीटर की, है ना। तो कीमत जब कोरोना आया था और कम हो गई थी उसकी कीमत, क्योंकि वो बिक ही नहीं रहा था, तो और कम कीमत हो गई। लेकिन सरकार ने उसकी कीमत कम नहीं करी, सरकार ने पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी, है ना। तो यहाँ पर ये मोरल जिम्मेदारी थी कि भैया तुम्हारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर कम हो रहे हैं तो तुम्हें सस्ती चीज देना चाहिए, किसको, लोगों को, लेकिन तुम उनको क्या दे रहे हो, और महंगा दे रहे हो। तो ये नैतिक रूप से ये क्या है, गलत है, मोरल रूप से ये क्या है, गलत है ना। तो लागू कराने के इनकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो नैतिक जिम्मेदारी है कि भैया शर्म हो तो नकद कर लो कुछ काम, है ना, और नहीं है शर्म तो रहने दो, मत करो, ठीक है। एक जनता और चुनाव, यानी कि जनता करा लेगी काम, है ना, क्योंकि जनता देख रही है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड कैसा है साल भर का। अगर उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो जनता उसको वोट देगी, और उसका रिपोर्ट कार्ड खराब है तो जनता उसको वोट नहीं देगी, है ना। इसलिए सरकारें डर से क्या करती हैं, इनको लागू करती हैं और इनको लेकर के पॉलिसीज बनाती हैं और समाज की भलाई का काम करती हैं, ठीक है। चलो तो बताओ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी ऑफ स्टेट, है ना। अब तुझे ही बताना है पहला आंसर, ठीक है। सबसे प्रमुख नहीं, हाँ, कि सबसे प्रमुख कानूनी विशेषता क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पता आंसर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लेगी, चलो ऑप्शन ले ले। दे आर फुली जस्टिसिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, या दे आर नॉन जस्टिसिएबल, या दे कैन बी ऑल्टर्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, या दे अप्लाई एक्सक्लूसिवली टू फॉरेन नेशनल। दे आर नॉन जस्टिसिएबल यानी गैर बाध्य हो गए ना। हाँ, जो ही दिख रहा था सर इसमें और तो कहीं कोई था ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ी, इनको लेकर के केस नहीं पढ़ा, है ना। एक फेमस केस पढ़ते हैं जो कि इनको लेकर के हुआ था, डीपीएसपी को लेकर के, ठीक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इस केस में क्या हुआ था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में 1942 में, अरे चुप हो जाओ, 1980 में सर, हाँ 1980 में ये हुआ था, ठीक है। केस 1980 में हुआ था, है ना। लेकिन हुआ किस बेस पे था केस, 1942 में संविधान संशोधन किया गया था एक, है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1976 में, ठीक है, 1976 में। और वो संविधान संशोधन था 42वां, कौन सा, 42वां। यानी कि हमारे संविधान में अभी तक लगभग कितने, लगभग 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां। यानी कि हमारे संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था। और इसके तहत सरकार ने क्या कर दिया, जो उस समय सरकार थी उसने क्या कहा कि हमें इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो भी कानून बनाएंगे, वो कानून चाहे किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, क्या करे, वो कानून चाहे किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे, लेकिन फिर भी इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। पेच निकालते हैं ऐसे ढूंढते हैं, है ना। देखो ये क्या कहते हैं कि तुम चुनौती नहीं दे सकते, अगर सरकार काम कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही तो ठीक, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मूल अधिकार आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अगर कोई वायलेट करता है तो वो जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और इसमें क्या कहा गया, 42वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि अगर हम इनको लागू कर रहे हैं और कोई पॉलिसी कोई कानून बना रहे हैं
वो फिर कानून चाहे किसी के फंडामेंटल राइट को भी वॉलेट क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आप फंडामेंटल राइट से ऊपर किसको नहीं रख सकते, इनको नहीं रख सकते, डीपीएसपी को नहीं रख सकते। ये ऐसे नहीं है कि हम इनको एक दूसरे को मतलब कमतर या बढ़कर के मान लें। ये कुछ इस तरह से हैं जैसे एक तुम्हारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो दो पहिए, बैलगाड़ी के जो दो पहिए होते हैं, एक को निकाल दिया तो बैलगाड़ी चलेगी नहीं, है ना। तो ऐसे ही है दोनों, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, है ना, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिए हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, है ना। तो ये हुआ, और बस यही केस था मिनर्वा मिल्स, जो कि बहुत फेमस केस है इस डीपीएसपी को लेकर के, है ना। हर कोई पढ़ाता हुआ आप लोगों को इस केस को मिलेगा, जब भी आप लोग आगे हायर स्टडीज में जाओगे यही केस पढ़ाते हुए मिलेंगे ना। हमने यूपीएससी में भी यही केस पढ़ा था, है ना। जो फेमस होते हैं वही केस पढ़ाए जाते हैं ताकि याद रहे बच्चों को। अब बताओ अगला क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 केस, है ना। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच किस संबंध को स्थापित किया, यानी कि इन मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया 1980 व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा इन्होंने, डीपीएसपीज आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स से, या फिर फंडामेंटल राइट्स आर कंप्लीटली सुपीरियर टू डीपीएसपी, या फिर हार्मोनीज बैलेंस बिटवीन बोथ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है ना। हाँ, या बोथ आर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, नहीं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। अब बताओ, संविधान निर्माताओं के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से लेने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने वाली मुख्य शक्ति कौन सी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स कंप्लिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू टेक डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीरियसली। केवल अंतर्राष्ट्रीय दबावों से सीरियसली लेगी इनको, इंटरनेशनल प्रेशर से, या फिर नैतिक शक्ति और देश की जनता, यानी कि मोरल फोर्स एंड द इलेक्टोरेट, है ना, यही है ना, मोरल पावर एंड इलेक्टोरेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था, आयरलैंड, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया, यानी कि लीगली बाइंडिंग क्यों नहीं बनाया। सर क्योंकि उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते वो जिसका ऑप्शन सुनो, क्योंकि वे भारत में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, या फिर क्योंकि वे भावी सरकारों को बिना न्यायालयी बाध्यता के नैतिक दायित्व देना चाहते थे और देश की समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन देना चाहते थे, यानी कि बिकॉज दे वांटेड टू ग्रांट पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट जुडिशियल कंपल्सन रिलाइंग और मोरल फोर्स एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है, ऑप्शन है क्योंकि संविधान सभा के पास समय की कमी थी, या फिर क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान का हिस्सा नहीं थे। सेकंड वाला ऑप्शन सही है ना, यही बड़ा सा लग रहा था, है? नहीं सर ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा, देखो ये रहे ना, हाँ। नीति निर्देशक तत्वों को गैर बाध्य क्यों बनाया गया, संसाधनों की कमी थी, व्यापक विविधता थी, भारी सरकारों की स्वतंत्रता, यानी कि ऑटोनॉमी देनी थी सरकारों को कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकें, काम कर सकें, है ना, बिना किसी फोर्स के, ठीक है। पीछे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पीछे ये वाला नहीं है इधर व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्स। समझ रहे हो, हम लोगों ने 1 घंटे में सिर्फ इतने को पढ़ पाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अच्छे से पढ़ते हैं तभी तो आ रहा है ना। अगर इस तरह से कोई तुम्हें पढ़ाता हुआ मिले कभी तो मुझे बताना,
कैसे ना? पढ़ा देंगे लाइन बाय लाइन। हाँ, यही इसमें जो बुक में लिखा है, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन न्यू द इंडिपेंडेंट इंडिया। वो टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को खड़ा कर देगा, ले पढ़ बेटा। और उसके बाद है ना, अभी तक 4 पेज पढ़ाए थे, सोचो क्या ही समझ में आता इसमें से। इसको कहते हैं रट्टा लगाना, है ना। अगर तुमको कोई भी एक भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, एक का भी आंसर नहीं कर पाएंगे इसमें से पढ़ने के बाद, चाहे कोई कितना भी अच्छा पढ़ा के समझा दे इसमें से, फिर भी नहीं कर पाएंगे। चला पढ़ ले। तो देखो, जब कोई स्कूल नया खुले, नया स्कूल खुलता है, जैसे हम ही अपना कोई नया स्कूल खोलेंगे, तो हम बच्चों से स्कूल वाले दिखाते हैं, वादे करते हैं ना, देखो हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी है, ये वो फैसिलिटी है, और हम आगे चल करके, अभी तो पैसा नहीं है लेकिन आगे चल करके हम ये लेकर के आएंगे, वो लेकर के आएंगे, फलाना ढिमकाना सब करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमारी संविधान सभा में भी हुआ था, है ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास, देश के पास उतना पैसा उस समय था नहीं, तो बोला कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा अभी नहीं है, तो जब पैसा आए तब ऐसा करना। तो ये डाले गए हमारे DPSP, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब सरकार के पास पैसा आया तो एक्चुअल में उसने कुछ किया या नहीं किया, है ना। तो वो इस टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों की 3 प्रमुख बातें, लक्ष्य और उद्देश्य इनके क्या थे, तो वो थे वे सामाजिक लक्ष्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसे जन कल्याण और सामाजिक न्याय, पब्लिक वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि हमें ऐसा करना चाहिए समाज के लिए, हमारा लक्ष्य है ना, कि हमें समाज में पब्लिक वेलफेयर के काम करने हैं। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सभी के पास नौकरी होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, ठीक है। और अतिरिक्त अधिकार, एडिशनल राइट क्या थे, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलना चाहिए, जैसे काम का अधिकार। यानी कि इन DPSP का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, राइट्स दैट सिटीजन शुड एंजॉय बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल के लिए राइट टू वर्क, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है ना, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। आज हमारा काम का अधिकार फंडामेंटल राइट है ना। नीतिगत निर्देश, तो ये सब बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए क्योंकि पहले DPSP में थे, फिर बाद में धीरे धीरे उठा करके उनको बना दिया है ना। वे नीतियां जिन्हें सरकार को कानून या बजट बनाते समय स्वीकार करना चाहिए, यानी कि DPSP को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए कि DPSP क्या कह रहे हैं, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनाओ, क्योंकि वो काम हमें अभी करने हैं जो काम अभी नहीं हो रहे हैं। तो सरकार ने देखो क्या काम किए समय समय पर, इन्हीं DPSP की वजह से। कृषि सुधार हेतु इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म करके जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया, कानून ला करके जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर के आए, जमींदारी अबोलिशन लॉ लेकर के आए। उसके तहत जमींदारी व्यवस्था को क्या किया गया, खत्म किया गया, है ना। आप वो अगर देख रहे होंगे संविधान, तो उसमें शायद 5वें एपिसोड में या 6वें एपिसोड में इसी को लेकर के बहस हो रही थी, शायद 6वें एपिसोड में इसी को लेकर के बहस हुई है पूरे में। कुछ जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था, तो उसमें सारे के सारे जमींदार उठ करके आ गए कि ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, वो देखना उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा उसमें, है ना। कहने का मतलब ये था कि पहले जो कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत सारी जमीन खरीद कर ना कुछ पैसों में अपने पास रख ली, इकट्ठे कर लिए ना। अब सोचो उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, और देश के लोग इतने सारे गरीब जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है ना। तो फिर जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया कि इसको ख़त्म करेंगे और तुम्हारे पास इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगी, सारी ज़मीन उनसे छीन ली गई, और वो ज़मीन किसको बांट दी गई, लोगों को बांट दी गई, है ना। तो ये वेलफेयर का काम किया, है ना। और अगर ये उसमें DPSP में ना होती ये बात, तो शायद कभी ये काम हो ही नहीं पाता। जमींदार आज भी बने रहते वैसे के वैसे लाट साहब, है ना, इतनी ज़मीन रख करके। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में हुआ था, 1969 में, है ना, कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे, है ना। प्राइवेट बैंकों को, है ना, खत्म करके क्या बना दिया गया, एक
नेशनल बैंक बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं SBI, RBI करके ये जो बैंक बने हैं ना, SBI बनाता है ना, SBI 14 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था एक स्टेट, एक क्या नाम है, सरकारी बैंक है ना। ऐसे ही पंजाब बैंक जो थी, इसमें भी नेशनलाइज हुआ था, इसमें भी बहुत सारी बैंकों को मिला करके एक पंजाब बैंक बनाया गया था, है ना। और श्रम कल्याण के काम यानी कि लेबर वेलफेयर के काम किए गए, है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेकर के आए, है ना। न्यूनतम मिनिमम वेजेस एक्ट आया, इसके तहत ये मिनिमम वेजेस तय कर दिया गया कि एक ये वाला व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको इतनी क्या नाम है, वेजेस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना। दिल्ली में कोई भी हो, चाहे कितना भी मजदूर कहीं काम कर रहा हो, उसको 15 से 20 हज़ार रुपये से कम कहीं मिलते ही नहीं है ना। 15 से 20 हज़ार तो मिलने ही मिलने, भले स्कूलों में पढ़ाने के लिए जा रहा हो। हमारे यहाँ पर टीचरों को 2-2 हज़ार रुपये में, 2.5 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में निपटा देते हैं। वहाँ 15-20 हज़ार से किसी की सैलरी कम नहीं होती है ना। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सबकी वेजेस क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए कि इस काम के लिए इतनी मजदूरी, इससे कम नहीं दे सकते आप, इस काम के लिए इतनी मजदूरी, इससे कम नहीं दे सकते आप। और दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, केस होगा इस एक्ट के तहत, है ना। और देखो, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस लेकर के आए, 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ। इसके तहत ग्राम पंचायत बनाई गई, इसके तहत तुम्हारे नगर पालिकाएं बनाई गई, है ना। 73वां संविधान संशोधन हुआ, ग्राम पंचायतें बनी। 74वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट एक्ट, तो फिर क्या बना तुम्हारा, म्यूनिसिपैलिटीज जो शहरों में बनती है, नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह, ये बनाए गए, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि पहले सरकार के पास पावर, एक तो केंद्र सरकार हुआ करती थी, फिर राज्य सरकार है उनसे नीचे, लेकिन अब उनसे भी नीचे कौन है, ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है। अब उनके पास भी क्या है, पावर है। इससे जनता खुद के कामों के लिए, लोकल के कामों के लिए किसी PM के पास नहीं जाना पड़ रहा, किसी CM के पास नहीं जाना पड़ रहा, अपने यहीं पर लोकल लेवल पर ही वो क्या कर ले रहे हैं, उनको ठीक कर ले रहे हैं, ठीक है। 73 वाले में ये पंचायत बन गई, 74 वाले म्युनिसिपल। हाँ, और जन कल्याण के भी काम हुए, सोशल वेलफेयर के, जैसे कि मनरेगा लाए, है ना। मनरेगा क्यों लाए, क्योंकि ऐसे लोगों को काम मिल जाए जो लोग एकदम फ्री बैठे हुए हैं, है ना, घरों पर, तो उनको 100 दिन का रोजगार देने की इसमें क्या करी गई है, गारंटी दी गई है कि तुम्हें 100 दिन का क्या दिया जाएगा, इस स्कीम के तहत रोजगार दिया जाएगा। अब सोचो, जिनके पास कोई स्किल नहीं है ना, जो घर बैठे हुए हैं, जिनको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है गाँवों में, तो वो कहीं सरकार कोई काम करा रही है, कहीं कोई काम करा रही है, कहीं गड्ढे खुदवा रही है, कहीं पेड़ लगवा रही है, कहीं नहर बनवा रही है। तो इनमें कौन काम करते हैं, इनमें वही लोग काम करते हैं। इससे उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, बेहतर होती है ना। तो वेलफेयर का काम, मिड डे मील, स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें, है ना, मिड डे मील चलता है। खाया आप लोगों ने कभी मिड डे मील? नहीं, मिड डे मील भोजन है, हमने तो खाया है, खा लिया है शायद हमने तो। हाँ, मिड डे मील सरकारी स्कूलों में होता है ये, है ना। और देखो, है आंगनबाड़ियों में भी होता है ना। नहीं, छुट्टी नहीं हो गई, अभी पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो, भूख तो मुझे तुम्हारा बैच शुरू करने से पहले लग जाती है, पहले ही, मतलब 1.5 घंटे मुझे एनर्जी जो सुबह से खा के आया हूँ वो तो गई। अब जो बोल रहा हूँ वो कहाँ से आ रही है एनर्जी, कहीं ना कहीं से कुछ तो डैमेज हो रहा होगा बॉडी के अंदर, वहाँ से एनर्जी आ रही होगी अब, है ना। जो उनके पास सेल्स के पास स्टोर रहती है, वो एनर्जी अब क्या हो रही होगी, यूज हो रही होगी, है ना। 5 मिनट और समझ लेते हैं, फिर करते हैं छुट्टी, ठीक है। टाइम तो 12:30 हो गया। आज मुझे वैसे जल्दी जाना था, मुझे सोचा कि आज जल्दी जाऊँगा, लेकिन हो ही नहीं पाया, हाँ, लेट हो गया और जल्दी के चक्कर में। अच्छा, मुझे ये बताओ, देखो मैंने बुक दे दी तुम्हें, इसमें एक चीज दे रखी है, ये वाली, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, है ना। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट तो ले लिए, और कोई कुछ भी उंगली करता है, मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ना। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, है ना, जो तुम्हें करने चाहिए एक नागरिक होने के नाते। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। जो कि आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है, पीछे बुक में दी होंगी, है ना, पीछे
सर अभी आप चैप्टर भी तो पढ़ा रहे थे। नहीं, इसमें बुक में भी होती हैं। ये देखो, ये रही प्रियम्बल, ये पढ़ना, ठीक है। हाँ। प्रियम्बल है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए, नहीं है। ये रहे 11 है हमारे, है ना, वो क्या नाम है तुम्हारे, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो वो आप लोगों को पढ़नी है। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 51A में क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। किसको जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को। पहले नहीं थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 51 में इनको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, 51A। हाँ, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। जैसे आप लोगों का स्कूल जो है, जिस भी स्कूल में जाते होंगे पढ़ने के लिए, उस स्कूल में आप लोगों के लिए खेलने के लिए क्या होगा, एक मैदान होगा, है ना, ग्राउंड दिया गया होगा खेलने के लिए। और 2 मिनट सुन लो, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फिर चले जाना, ठीक है। जैसे आपको स्कूल के मैदान, स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हो तो स्कूल का ग्राउंड होता है कि नहीं होता, उसमें आपको खेलने की परमिशन दी जाती है कि नहीं दी जाती, आराम से उसमें खेल सकते हो। लेकिन ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट हुआ, ठीक है, स्कूल की तरफ से, है ना। लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है, गार्डन में तोड़-फोड़ नहीं करना। हाँ, उस गार्डन में तोड़-फोड़ नहीं करना है, उसमें साफ सफाई रखनी है ना, ये सारे काम करने हैं। तो ये तुम्हारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं करना है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या करनी है, निभानी है, ठीक है। चलो परसों पढ़ते हैं, बातें कर रही है। हैं? सरकार दोनों तरफ की बातें हाँ। कर रही है।